Students, welcome to your channel Jubilant Classes and you are studying Biology with Amit Yadav sir. Okay students, आज हम स्टडी करते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कि यूरिन का जो फॉर्मेशन है हमारी किडनी में जब ब्लड है वो फिल्टर होता है नेफ्रॉन में, तो जो यूरिन बनता है वो कौन कौन से प्रोसेस से बनता है, कौन कौन से पार्ट्स में उसका फिल्ट्रेशन होता है और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। आज की क्लास में हम स्टडिंग करेंगे ये सारे पॉइंट्स। और ओके स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम आप लोगों को साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लाइक नीट के क्वेश्चंस और बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस, वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन में कुछ पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, जो क्या क्या होते हैं और यूरिन फॉर्मेशन के दौरान कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहला पॉइंट आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड की जब हम बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, ये होता है ग्लोमेरुलस में, जैसे आप लोगों को बताया था, इसलिए हम यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी काउंट करते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी काउंट करते हैं। नेक्स्ट जो आता है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया आपके पास में। सेकंड जो स्टेप है, पॉइंट है, वो क्या होता है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और जो थर्ड जो स्टेप होती है वो होती है ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो ये तीन जो अपने पास में स्टेप्स हैं जिसके थ्रू क्या होता है भाई, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन टेक प्लेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट को, और वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया। ओके, तो चलिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है। अब आपको पता है कि हमारा जो ग्लोमेरुलस है बोमेन कैप्सूल में, यहाँ ये ब्लड कैपिलरीज का जो टफ्ट है इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ अंडर प्रेशर जो हमने बताया था, इफेक्टिव जो नेट प्रेशर बताया था, इफेक्टिव प्रेशर जो बताया हमने वो कितना बताया था, 10 mm। लास्ट वीडियो में हमने बताया था बेटा, आप लिंक चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस दौरान क्या बताया हमने कि यहाँ आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड एंटर करता है और यहाँ से ब्लड जो है एग्जिट होता है इस नेफ्रॉन में। तो यहाँ जब एंटर करता है ब्लड और यहाँ से एग्जिट करता है तो कितना ml ब्लड एंटर करता है, ये एवरेज हम कंसिडर करते हैं। तो ये होता है 1100 to 1200 ml ब्लड, ठीक है। कितना ml ब्लड बताया, 1100 to 1200 ml ब्लड है, वो यहाँ एंटर करता है और किडनी पर मिनट इसको फिल्टर करती है, ठीक है। 1100 to 1200 ml ब्लड है इज फिल्टर्ड बाय द किडनी, फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, ध्यान रखें बेटा, मैं साथ साथ सारे क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब आपको पता है ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं ये है इफेरेंट, ये है एफेरेंट, ठीक है। इसका जो ल्यूमन है वो होता है नैरो और इसका होता है थोड़ा सा वाइड होता है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है भाई, प्रेशर जनरेट होता है। वो इफेक्टिव प्रेशर हमने बता दिया कितना है, 10
mm ऑफ Hg है, ठीक है। और यहाँ जो फिल्ट्रेशन होता है, कहने का मतलब यहाँ जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है और वो सेलेक्टिवली ब्लड को फिल्टर करती है। सॉल्यूट्स होते हैं उनको क्या करती है, फिल्टर आउट करती है। तो एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन and filters the dissolved solutes and filters dissolved solutes of blood एक्सेप्ट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को फिल्टर नहीं करती हैं और बाकी सभी क्या करती हैं, फिल्टर कर देती हैं। कौन करती हैं, ये मेम्ब्रेन, किसकी, ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कौन बिहेव करता है भाई, मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलस, मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जो फिल्टर होता है ब्लड बोमेन कैप्सूल के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर, तो जो सॉल्यूट्स हैं या फिर कहें कि फिल्ट्रेट है वो यहां आ जाएगा, ठीक है। और उस फिल्ट्रेट को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं उसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं भाई इसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। अब बात ये आती बेटा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। इसमें होता है लार्ज अमाउंट में, तो देखिए क्या होता है इसके अंदर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर होता है 95% होता है बेटा वाटर, मींस लार्ज अमाउंट जिसकी है वो है वाटर की, और 5% जो बच गया उसके अंदर होते हैं डिजॉल्व सब्सटेंसेस। क्या होता है भाई, उसमें डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। और वो डिजॉल्व सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, वो डिजॉल्व सब्सटेंसेस हो सकते हैं अपने पास में जो फिल्ट्रेट में आते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। क्या क्या आ सकते हैं इसमें, यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड्स, क्रिएटिनिन, ग्लूकोज एटसेट्रा, ठीक है। ये सारे के सारे जो हम अब डिस्कस कर रहे हैं ये सब क्या हैं, फिल्ट्रेट में डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस जो वाटर में डिजॉल्व्ड हैं और इस फिल्ट्रेट में हैं। तो इट मींस फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या होते हैं भाई, वाटर होता है और डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस होते हैं। डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस में फिर मैं बता देता हूं आपको कि ग्लूकोज, क्रिएटिनिन, अमीनो एसिड्स, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, ये सारे के सारे भी इसी के अंदर ही सब्सटेंसेस होते हैं। यहां एक और नीट का क्वेश्चन है बेटा, नीट के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज हम सब, ठीक है। तो एक और नीट का क्वेश्चन है, जैसे ही ये फिल्ट्रेट होता है और इस फिल्ट्रेट को हमने बोला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्या बोला है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अगर हम इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की बात करें, जो फिल्ट्रेट हमने बोला है, यहां जो फिल्ट्रेट आया है इसकी बात करें, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। इसकी कंपोजिशन की बात करें, ठीक है, इसकी कंपोजिशन क्या है, तो बेटा इसकी कंपोजिशन है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम एज दैट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, उसकी कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन होती है इज सेम एज दैट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। अब बात यह है कि भाई ब्लड प्लाज्मा की जैसी कंपोजिशन है तो ब्लड फिल्टर ही क्यों हुआ, है ना। तो इसमें कुछ खास बात क्या है, इसकी कंपोजिशन बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर होती है ब्लड प्लाज्मा के जैसे, एक्सेप्ट प्रोटीन और फैट। इट मींस फिल्ट्रेट के अंदर प्रोटीन और फैट नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं ऐसे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की जो कंपोजिशन है is same as that of blood plasma except proteins and fat,
एक्सेप्ट प्रोटीन एंड फैट। प्रोटीन और फैट को छोड़ दो, बाकी जो कंपोजिशन है उसकी कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा की और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, फिर मैं एक छोटा सा एक पॉइंट आप लोगों को फिर बोलता हूं, पहले भी हमने डिस्कस किया था, एक नीट का क्वेश्चन था, अगला नीट का क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR क्या होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या होता है, 125 ml पर मिनट, इट मीन्स 180 लीटर पर डे, ये होता है अपना GFR। चलिए अब हम इसी कंसेप्ट पर नेक्स्ट पॉइंट पर स्किप करते हैं। देखिए हमने नीट के क्वेश्चन डिस्कस किए सारे, अब फिर और भी डिस्कस करते हैं, इसके नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, और वो है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। लेकिन इससे पहले एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन है, ग्लोमेरुलस में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, फिल्ट्रेशन हो रहा था, उसका ऑटो रेगुलेशन कैसे होता है, ये आप लोगों को पहले क्लासेस में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। जस्ट इसको एक रिकैप करते हैं, रिवाइज करते हैं छोटे से पॉइंट से। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं इसमें, इट इन्वॉल्व्स इंट्रिंसिक मैकेनिज्म्स जो होते हैं, जैसे नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं, तो वो है मायोजेनिक मैकेनिज्म। मायोजेनिक मैकेनिज्म क्या है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है स्टूडेंट्स। जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो एफरेंट आर्ट्रियोल में तो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है। दोबारा से सुनिए, क्या बताया मैंने कि ब्लड प्रेशर जैसे ही इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर जैसे ही इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर कहां इंक्रीज होता है, ये एफरेंट इफेरेंट। ठीक है, यहां जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से एफरेंट आर्ट्रियोल है वो स्ट्रेच होगी, एफरेंट आर्ट्रियोल स्ट्रेचेज। जैसे ही इसमें एफरेंट आर्ट्रियोल स्ट्रेच होगी तो ब्लड फ्लो है वो भी इंक्रीज होगा बोमेन कैप्सूल में। ठीक है, ब्लड फ्लो इंक्रीजेस इन बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल में ब्लड फ्लो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आर्ट्रियोल की जो वाल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। वाल ऑफ आर्ट्रियोल कॉन्ट्रैक्ट्स, आर्ट्रियोल की जो वाल है वो क्या करेंगी, यहां पर अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और उसका डायमीटर जो है रिड्यूस होगा और ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। ठीक है, डायमीटर रिड्यूसेस एंड ब्लड फ्लो इंक्रीजेस। ये छोटे से पॉइंट थे मायोजेनिक मैकेनिज्म में। क्या बताया है बेटा, जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये फ्रंट आर्ट्रियोल है उसके अंदर ल्यूमन कम होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा और आर्ट्रियोल जो स्ट्रेच हो जाएंगी और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा बोमेन कैप्सूल के अंदर धीरे धीरे, जैसा कि हमने अल्ट्राफिल्ट्रेशन में पढ़ा था।
और वॉल ऑफ आर्टरियोल और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होते ही उसका क्या होगा, फिर दोबारा से डायमीटर जो है रिड्यूस होगा और ब्लड फ्लो और भी ज्यादा इंक्रीज होगा। इस प्रकार से क्या है, मायोजेनिक मैकेनिज्म है कि ऑटो रेगुलेशन किस प्रकार से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है, एक ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। अब हम सेकंड मैकेनिज्म पे चलते हैं और वो है ग्लोमेरुलर, क्या बोला, सेकंड जो मैकेनिज्म बताया हमने वो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर मैकेनिज्म। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर मैकेनिज्म क्या कहता है, ये आपको पता है, ये यहां पर है JJA, जैसा कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। इसकी जो सेल्स हैं वो सीक्रेट करती हैं क्या, रेनिन एंजाइम, ठीक है। इसकी जो सेल्स थी हमने बोला था JG सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स सीक्रेट्स एंजाइम and that enzyme is RENIN। स्टूडेंट्स ध्यान दे, ये है नीट का क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन है, ये है कि एंजाइम यहाँ पर दो होते हैं बेटा, सेम स्पेलिंग होती है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है RENIN। देखिए ये रेनिन, ये भी रेनिन, प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन यहाँ पर देखिए रेनिन ये एक किडनी का हार्मोन है जो एंजाइम की तरह बिहेव करता है। यूं कहें कि एंजाइम है जो हार्मोन की तरह बिहेव करता है, लेकिन यहां देखिए, यहां सिर्फ मात्र डिफरेंस है एन का, RENIN, और जो ये है ये बनता है आपके स्टमक का हार्मोन, जो एंजाइम जो करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट। कौन सी प्रोटीन, रेनिन एंजाइम है, ये केजिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। कौन सी प्रोटीन बोला, केजिन प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। कौन सी प्रोटीन बोला, मिल्क प्रोटीन बोला, ठीक है। मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है रेनिन, लेकिन यहां पर क्या है, RENIN। ये एंजाइम किसका है, ये एंजाइम है किडनी का जो हार्मोन की तरह बिहेव करता है। तो इस बात को आप पॉइंट आउट कर लें, गांठ बांध लें कि दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए अब हम देखते हैं इसके फंक्शन के बारे में। ये क्या करता है, ये मॉड्यूलेट करता है, मॉड्यूलेट्स या कहें आप रेगुलेट्स ब्लड फ्लो, इट मॉड्यूलेट्स ब्लड फ्लो। नेफ्रॉन के अंदर किसको रेगुलेट करता है, ये ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है और ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्रेशर। इस प्रकार से रेनिन जो है ये भी कंट्रोल करता है GFR को। दिस इज द हाउ इट रेगुलेट्स GFR मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यही हम पढ़ रहे थे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को किस प्रकार से JGA एपरेटस है वो रेगुलेट करता है, इसी के नाम से हमने इसको मैकेनिज्म कह दिया। थर्ड जो रेगुलेशन है वो है न्यूरल रेगुलेशन, न्यूरल रेगुलेशन और न्यूरल कंट्रोल और न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो न्यूरल रेगुलेशन में हम बताएंगे कि जो किडनी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें जो नर्व सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो यहां हम बताएंगे बेटा सिंपैथेटिक नर्व सेल्स होती हैं या फिर कहें कि नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है या न्यूरल सिस्टम होता है, ठीक है। ये नर्व सेल्स होती हैं, ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं ये कहां इनर्वेट करते हैं, इसके नर्व फाइबर्स इनर्वेट्स टू ब्लड वेसल्स। कहां इनर्वेट करते हैं ये, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स, किसके, किडनी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहां तक ये नर्व फाइबर्स
रन करते हैं और ये एक्टिवेट हो जाते हैं जब रीनल आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। एंड एक्टिवेट्स व्हेन रीनल आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे ही ये आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है वो ये रेगुलेट करते हैं। डिक्रीज इन द रीनल फ्लो एंड कॉजेज डिक्रीज इन ब्लड फ्लो। जैसे ही ब्लड फ्लो भी कम होगा तो ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रेट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, GFR डिक्रीजेस। तो ये था आपका कि भाई ऑटो रेगुलेशन है वो कैसे होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए हमारे नेफ्रॉन के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर और वो है हमारा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। चलिए बेटा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में एक बार देखिए, आप डायग्राम को देखिए। ये हमने बनाया आपका बोमेन कैप्सूल और ये हम बना लेते हैं ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है ये जो ट्यूबुलर पार्ट है बोमेन कैप्सूल है, फिल्ट्रेट यहां आ गया है जिसको हमने बोला था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यहां आ गया, रन कर रहा है, ओके। जिसके अंदर क्या क्या है आपको पता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, जैसे भी सोडियम आयंस बताए, पोटेशियम आयंस बताए, क्लोराइड आयंस बताए, ग्लूकोज बताया, अमीनो एसिड्स बताए, यूरिया बताया, यूरिक एसिड बताया, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सारे एज ए फिल्ट्रेट इस ट्यूबुलर पार्ट के थ्रू रन कर रहे हैं। ट्यूबुलर पार्ट यहाँ क्या हो गया, हम यहाँ डिस्कस करें तो ये क्या है हमारे पास में, PCT, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके स्टूडेंट्स। तो ये जो पार्ट्स है, देखिए ये जो हमने सब्सटेंसेस बताए हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारी बॉडी जो है इनको बाहर बॉडी से निकाल देगी अगर फिल्ट्रेशन हो गया और ये रीअब्सॉर्ब नहीं हुई है। तो फिर हमारी बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है कि जो ये सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं उन सभी को दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लेती है। तो जो फिल्ट्रेट है इसमें से जो ब्लड वेसल्स हैं जो ट्यूबुलर पार्ट के साथ साथ रन कर रहे हैं, जिनको हमने कहा था वासा रेक्टा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या बताया मैंने, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसके अंदर जो सब्सटेंसेस थे और हमारे लिए जो बेनिफिशियल हैं, जरूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं, वो रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं बाय द वासा रेक्टा। एंड व्हाट इज दिस वासा रेक्टा, नथिंग बट क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। ये क्या हो गए, आर रीअब्सॉर्ब्ड या एब्सॉर्ब्ड, absorbed by blood vessels and which runs parallel to the tubular part, loop of Henle, PCT, DCT इसके साथ साथ रन करते हैं। और वहां हम नेक्स्ट स्टेप पर इनको बारी बारी स्टडी करेंगे कैसे कैसे कौन कौन से इन सब्सटेंसेस का कहां कहां एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो इन सभी का क्या हो जाता है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का होता रहता है। और वो कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, आइदर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यहाँ कौन कौन से होते हैं भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो दोबारा से सुनिए, क्या बताया मैंने कि ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट है इसके अंदर जो बेनिफिशियल एसेंशियल मिनरल आयंस सब्सटेंसेस जो हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये सारी चीजें, इवन वाटर, ये सारे क्या होते हैं, रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं जो ट्यूबुलर पार्ट है उसमें से ब्लड वेसल्स के थ्रू। और जो ये ब्लड वेसल्स हैं इनको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं,
वासा रिएक्टर। अब क्वेश्चन आता है कौन सा मैकेनिज्म होता है इनका रीअब्सॉर्ब करने के लिए, तो एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है ना, क्या होता है भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये दो हमारे पास क्या हो गए, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जो क्या करते हैं ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट था उसमें से सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम इसको स्टडी करते हैं कि भाई पीसीटी पार्ट में कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लूप ऑफ हेनले में कैसे हो रहा है और डीसीटी में कैसे हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं पीसीटी पार्ट में। आपको पता है ये अपना बोमेन कैप्सूल और जो ये पार्ट है इसको हम बोल दिया हमने पीसीटी। चलिए यहां देखते हैं, तो यहां आपको पता है कि रन क्या करते हैं भाई, ब्लड वेसल्स। दिस इज द पीसीटी, ब्लड वेसल्स रन करते हैं इसके पैरेलल। ठीक है, तो यहां ये सिंपल ऐसे नहीं रहते, कॉइल्ड रहते हैं। ठीक है, ये क्या रहते हैं, इसके ऊपर ऐसे ऐसे यूं कॉइल्ड रहते हैं भाई ब्लड वेसल्स। तो यहां रीअब्जॉर्प्शन होगा तो कैसे होगा, तो यहां हम देखते हैं कि जो 65% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो नॉर्मली रीअब्जॉर्ब होता है। 65% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब्ड नॉर्मली। ठीक है, वो 65% जो है फिल्ट्रेट है वो नॉर्मली रीअब्जॉर्ब होता है पीसीटी पार्ट में बिफोर रीचिंग टू द लूप ऑफ हेनले। इन पीसीटी बिफोर रीचिंग टू लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले में पहुंचने से पहले नॉर्मली रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी पार्ट में और वो 65% होता है। दिस इज द नीट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि किस किस का होता है रीअब्जॉर्प्शन। जनरल सी बातें हैं, जैसे ग्लूकोज का हो रहा है, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अमीनो एसिड्स का होता है, ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन, सोडियम, पोटासियम, ठीक है, बहुत सारी बताएं। विटामिन, सोडियम आयंस, पोटासियम आयंस, इन सभी को क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, एंड इवन यूरिया, ठीक है, एंड इवन यूरिया ऑल्सो, ये सारे सारे रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फिल्ट्रेट होते हैं जैसे सल्फेट, क्रिएटिनिन, जैसे सल्फेट एंड क्रिएटिनाइन आर नॉट रीअब्जॉर्ब्ड, ये रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं। अब देखिए कि जो रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस हमने बताया था वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बताया था और पैसिव ट्रांसपोर्ट से बताया था। तो यहां कुछ चीजें ऐसी होती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी हमने यहां दो कैटेगरी में डिवाइड किया भाई। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये भी नीट का क्वेश्चन ही है, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट क्या होता है और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है प्राइमरी, तो प्राइमरी में क्या होता है बेटा, एटीपी जो है in ATP as energy is utilized, energy is consumed for transportation, for ट्रांसपोर्ट करने के लिए आयंस को या किसी भी सब्सटेंस को जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें एटीपी कंज्यूम नहीं होती है। ये जो प्रोसेस है
इसमें भी एटीपी कंज्यूम नहीं होती है बट एनर्जी कंज्यूम होती है। देखो दो बातें अलग अलग है। एटीपी इज कंज्यूम्ड और एटीपी क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। लेकिन यहां पर भी क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां पर भी होगा तो एनर्जी तो कंज्यूम होगी, लेकिन डिफरेंस इज देयर व्हाट कि भाई प्राइमरी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एनर्जी खर्च होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, बट जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर जो एनर्जी खर्च होती है वो एनर्जी खर्च होती है, ओके, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड या कंज्यूम्ड। बट ये एनर्जी कहां से आई, ये आई आयनिक कंसंट्रेशन से, ग्रेडियंट से। क्या आई, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। कहां से आई भाई, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें एनर्जी जो कंज्यूम होती है वो कहां से आती है, आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से आती है। इस ग्रेडियंट की वजह से जनरेट होती है, क्रिएट होती है, ठीक है। अब ये बात ये आई कि भाई ये एनर्जी मतलब जो आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ये कैसे जनरेट हुआ, ये प्राइमरी की वजह से हुआ। देखिए इसलिए इसको हमने सेकेंडरी कहा। फिर दोबारा से सुन लीजिए, प्राइमरी में तो डायरेक्ट एटीपी खर्च होती है एज एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन जब प्राइमरी जो स्टार्टअप होता है उस समय कुछ आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट होता है, ठीक है। क्या होता है, आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट होता है और उस आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन दिस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्राइमरी और सेकेंडरी में किस किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस किस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो प्राइमरी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें होता है कि भाई एक तो कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे सोडियम एंड पोटेशियम। देखो क्या बताया मैंने अभी, सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस, इनका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स हैं वो यहां ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कहां होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो होता है बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। वाटर रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस बाय ऑस्मोसिस। तो देखिए इन सभी का क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब बच गए कुछ आयंस ऑल्सो, जैसे क्लोराइड आयंस, ठीक है, यूरिया एंड अदर सॉल्यूट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय डिफ्यूजन, आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। देखिए दोबारा से एक बार रिकैप करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एक्टिव प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या क्या हुआ है भाई, सोडियम पोटेशियम। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या क्या ट्रांसपोर्ट हुआ है भाई, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स, ठीक है। और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट हुआ है वो कैसे हुआ है भाई, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो ऑस्मोसिस वाटर। अब बात कर रहे थे किसकी, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन प्रोसेस किसके लिए हुआ है अभी, ये हुआ क्लोराइड आयंस, यूरिया एंड अदर सॉल्यूट्स आल्सो। तो ये प्रोसेस थे ट्रांसपोर्ट करवाने के, ठीक है। इस प्रकार से जो फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन है बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाती है, सेम एज दैट ऑफ द ब्लड, ठीक है। और उस समय इसको बोल देंगे आइसोटोनिक। तो हम यहां बोल देंगे भाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो हम बताएंगे फिल्ट्रेट कौन सा फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलस का। तो नाउ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज isotonic
आइसोटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा, इट इज आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स नीट का है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी किसका है, नीट का क्वेश्चन है कि भाई आइसोटोनिक कंसंट्रेशन है ब्लड प्लाज्मा की, वो नेफ्रॉन के किस पार्ट में होता है। तो हमारा आंसर होगा कि भाई पीसीटी पार्ट में होता है। ओके, अब देखते हैं कि लूप ऑफ हेनले में ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, जो अपना लूप ऑफ हेनले है, यू शेप जो ट्यूब बनती है, वो उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हम ये डिस्कस करते हैं। इसके ना दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है डिसेंडिंग पार्ट, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब बोल देते हैं, इसके दो लिम्ब्स होते हैं। एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और एक होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। देखिए, हमने जैसा कि डिस्कस किया था, हल्का से फिर डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पार्ट अब हम रन कर रहे हैं, ये है लूप ऑफ हेनले। दिस इज द लूप ऑफ हेनले, दिस इज यू शेप्ड पार्ट, और इससे आगे जो स्टार्ट होगा वो होगा DCT, ये हमारा था PCT, और जो ये पार्ट हम अब स्टडी कर रहे हैं, ये सारा का सारा क्या है, लूप ऑफ हेनले। तो स्टूडेंट्स, ये नीचे की तरफ जो जा रहा है और ये ऊपर की तरफ रन करता है। ठीक है, तो जो नीचे की तरफ रन कर रहा है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये हो जाएगा आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये क्या हो गया, डिसेंडिंग, और वो क्या होगा भी, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो देखिए, डिसेंडिंग और असेंडिंग में भी कैसे कैसे इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, जैसे ही फिल्ट्रेट इसमें से रन करेगा, जैसे मैंने एरो लगा रखा है, इस प्रकार से ये रन करेगा। ठीक है, और ड्यू टू ऑस्मोलैलिटी ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यहां पर क्या है, ये सारा सारा जो फ्लूइड है, यहां पर जो फ्लूइड है ये सारा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या है ये, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ठीक है, ये सारा है अपने पास में इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो देखिए, जैसे ही यहां पर ये फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन फ्लो, फिल्ट्रेट जो है फ्लो करता है, तो इसका जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो होता है। तो हम क्या बताएंगे, जैसे ही फिल्ट्रेट फ्लो करता है, फिल्ट्रेट फ्लो, डिसेंडिंग पार्ट की बात करें, देखिए स्टूडेंट्स, अलग अलग हम बात कर रहे हैं कि डिसेंडिंग पार्ट की बात करें तो फिल्ट्रेट जैसे ही इसमें से फ्लो करता है तो क्या होगा कि वाटर है यहां पर वो रीअब्जॉर्ब होगा। फिल्ट्रेट फ्लो एंड वाटर रीअब्जॉर्ब्ड, वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड, और वाटर यहां रीअब्जॉर्ब होता है बाय ऑस्मोलैलिटी, ऑस्मोलैलिटी। ठीक है, इसकी वजह से, और ऑस्मोलैलिटी किसमें है, यहां पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसकी जो ऑस्मोलैलिटी है उसकी वजह से क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। और इसी के साथ क्या होगा, सोडियम आयंस और दूसरे सॉल्यूट्स हैं वो यहां रीअब्जॉर्ब होने चाहिए लेकिन नहीं होंगे। ठीक है, सोडियम आयंस एंड अदर सॉल्यूट्स आर नॉट रीअब्जॉर्ब्ड। ध्यान रखना है, ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है, और सेकंड पार्ट था ये भी नीट का क्वेश्चन है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, डिस्कस हम कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है, और इस प्रकार से स्टूडेंट्स देखिए, जो नीचे की तरफ रन कर रहा है पार्ट्स, इसमें से क्या हुआ, वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया है
आयंस का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, फिल्ट्रेट का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, इट मींस जो लूप ऑफ हेनले है इसके अंदर पानी की कमी है और इसके अंदर फिल्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो इन कंपैरिजन टू द ब्लड प्लाज्मा इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। सो यहां पर अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहां हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। किसकी तरह एक्ट करेगा, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा टू द ब्लड प्लाज्मा, टू ब्लड प्लाज्मा। समझ में आई बात। ब्लड प्लाज्मा की अगर हम कंपैरिजन करें फिल्ट्रेट के साथ में तो यहां जो फिल्ट्रेट है वो कैसा है, हाइपरटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा। लेकिन हमने यहां डिस्कस किया था तो यहां हमने बताया था आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। ओके, ये नीट का क्वेश्चन है। एक और नीट का क्वेश्चन आप लोगों को साथ हमने डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट्स। तो देखिए, एक तो आइसोटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा डिसेंडिंग पार्ट है, ये कैसा है, हाइपरटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा। ध्यान दें कैसा है, हाइपरटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा। अब हम बात करते हैं असेंडिंग पार्ट की। तो जो असेंडिंग पार्ट है हम इसकी बात करें, असेंडिंग पार्ट की, ठीक है। आगे जाके ये पीसीटी और यहां से आपको पता है ये कोई खास बात नहीं है, आप बोमेन कैप्सूल यहां पर बना लेंगे, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करें असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। स्टूडेंट ध्यान दें, क्या होता है कि यहां हमने बोला है कि वाटर के लिए परमिएबल है, लेकिन ये पार्ट है वाटर के लिए परमिएबल नहीं है। ये किसके लिए है, ये साल्ट्स के लिए है, एन सोडियम पॉजिटिव आयंस, Cl नेगेटिव आयंस, ठीक है, इनके लिए परमिएबल है, पोटेशियम आयंस इन सब के लिए। और यहां बात करें तो NaCl के लिए भी ये परमिएबल है, साल्ट के लिए। तो दोबारा से सुनिए, इसको सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। जो असेंडिंग लूप है इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। देखिए क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन बोल रहा हूं बेटा, इम्परमिएबल टू वाटर। क्या बोला है, इम्परमिएबल टू वाटर। कौन सा पार्ट है, असेंडिंग पार्ट की हम बात कर रहे हैं। इट इज इम्परमिएबल टू वाटर बट इट इज परमिएबल टू, ठीक है, वाटर से इम्परमिएबल बट परमिएबल किस किस से है, अभी हमने जो लिखा उन सब के लिए क्या है, परमिएबल। क्या क्या लिखा हमने यहाँ पर, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, ठीक है, इन सभी के लिए क्या है, परमिएबल है, ठीक है। और साल्ट भी आप जर्नली क्या बन गए, NaCl, ठीक है। और कुछ अमाउंट के अंदर यहाँ यूरिया भी जो है वो परमिएबल, उसके लिए भी परमिएबल है, ठीक है। तो यहां बोल देंगे यूरिया इज ऑल्सो, ठीक है। तो एंड यूरिया किसके लिए इम्परमिएबल, वाटर के लिए इम्परमिएबल, बट जो सॉल्यूट्स थे जैसे कि NaCl, जैसे कि यूरिया, इनके लिए क्या है, ये परमिएबल। अब देखिए खास बात ध्यान रखने की बेटा, ये जो असेंडिंग पार्ट था, पहले डिसेंडिंग पार्ट में क्या था, इसके अंदर से वाटर बाहर चला गया था, फिल्ट्रेट इसके अंदर रह गया था और ये कंसंट्रेटेड हो गया था। तो यहां जो कंडीशन हमने डिस्कस की थी वो थी हाइपरटोनिक, ठीक है। यहां हमने डिस्कस की थी वो थी आइसोटोनिक। ये सारे नीट के क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है। और ये जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगी, इसमें कम होती चली जाएगी, क्योंकि किसके लिए, ये जो सॉल्यूट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, रीअब्सॉर्ब। तो यहां हम फिल्ट्रेट की हम बात करें तो फिल्ट्रेट कहां है, लूप ऑफ हेनले के अंदर है। तो फिल्ट्रेट इज, फिर दोबारा से जो है ना इसकी कंडीशन जो है, इसके अंदर साल्ट्स कम हो जाएंगे और वाटर का अमाउंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बात है, ऑब्वियस बात है कि इसमें से साल्ट सारे निकल गए हैं तो पानी पानी इसमें रह गया है। तो क्या हो गया, यहां पर जो कंडीशन बनेगी वो कैसे बन जाएगी, फिल्ट्रेट इज नाउ हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक इट मींस यहां पर वाटर कंसंट्रेशन क्या है, अब इसके अंदर फिल्ट्रेट में वाटर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से जो यहां पर जो फिल्ट्रेट है वो हाइपोटोनिक हो जाता है टू द ब्लड प्लाज्मा से इट बिकम्स हाइपोटोनिक। पॉइंट क्लियर। अब हम बात और करते हैं इसके बारे में कि जो पोटेशियम क्लोराइड आयंस, मैग्नीशियम आयंस है वो सारे यहाँ पर क्या होते हैं, रीअब्सॉर्ब, और फिल्ट्रेट नाउ बिकम्स हाइपोटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं DCT पार्ट के पास में। तो यहां कंडीशन कैसे आई, हाइपोटोनिक,
ठीक है, देखिए यहाँ आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और जो अब कंडीशन बनेगी वो भी बनेगी आपके पास में आइसोटोनिक। चलो देखते हैं कैसे वो बनेगी। ठीक है, ये यहाँ स्टार्ट हो जाएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट और ये जो पार्ट है आपके पास ये है DCT। ठीक है, अब हम देखते हैं DCT में। DCT में क्या होता है, डिस्टिल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है, इसके अंदर हॉर्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ सोडियम आयंस है वो फिल्ट्रेट में से एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस, कहाँ, इस फिल्ट्रेट में से। ठीक है, इस फिल्ट्रेट में से सोडियम आयंस है वो क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। जहां पर भी आपको रीअब्जॉर्प्शन दिखाना हुआ बाहर एरो दिखा दो, तो सोडियम आयंस क्या हो जाएंगे, एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे सोडियम आयंस DCT के अंदर। बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ADH हार्मोन, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ADH, यहाँ ADH हार्मोन नहीं, एल्डोस्टेरोन हार्मोन बोलेंगे। ठीक है, ADH 2 सेकंड बाद बोलेंगे, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन सोडियम आयंस एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसी के बाद हम बात कर लेते हैं जो क्लोराइड है। देखिए सोडियम आयंस का हमने बताया एल्डोस्टेरोन, अब हम बात करते हैं क्लोराइड आयंस की। NaCl होता है जनरली, तो क्लोराइड आयंस की हम बात करते हैं। जो क्लोराइड आयंस हैं वो DCT में वो भी एक्टिवली क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस भी, लेकिन जो क्लोराइड आयंस हैं उनका भी क्या होगा, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पर वाटर की हम बात कर लेते हैं, वहां वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, तो यहाँ वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए हम बोलेंगे क्या, यहाँ पर बोलेंगे ADH। ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये ADH है, ये कहां से रिलीज होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये हार्मोन है, ये रिलीज होता है कहां से, हमारी ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर रीजन से। तो इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ADH सीक्रेट करती है और ADH सीक्रेट करती है। ऐसे सुन लीजिए एक बार, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ADH सीक्रेट करती है, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, और ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन को प्रोमोट करता है। और इस प्रकार से जब यहाँ वाटर, देखो यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ी थी और ये फिल्ट्रेट आइसोटोनिक हो गया था, लेकिन यहाँ फिर दोबारा से वाटर जो है रीअब्जॉर्ब होगा और इस प्रकार से जो फिल्ट्रेट है वो बिल्कुल हो जाएगा आइसोटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा से बिल्कुल यहाँ जो फिल्ट्रेट है वो कैसा हो जाएगा, आइसोटोनिक हो जाएगा। अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं, वो है हमारा कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। चलो उससे पहले चलो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है।